फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 का माइनर टेस्ट, जो कि दिनांक 5/10/2025 को आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये L1 के लिए रहेगा और इसमें कुल 150 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा से दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन या 1 व 2 दोनों। तो जो है ये प्राक हड़प्पाकालीन है। तो इस क्वेश्चन का ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा व्याघ्र अंकन वाली मुहर, आहड़ चित्रित धूसर मृदभांड, गणेश्वर कृष्णवर्षी मृदभांड, बैराट संकलिपि। तो आपने बताना इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा से व्याघ्र अंकन वाली मुहर प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर से कृपेश्वरणी मृदभांड प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। बैराट से संकलिपि प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन आहड़ से जो है चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कांस्य के बेल, कांस्य दर्पण, सावधान, RS-37 और मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति। तो कालीबंगा से इनमें से कौन सा जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्य दर्पण जो है वो प्राप्त है, सावधान के अवशेष यहाँ से मिले हैं और मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। लेकिन कांस्य के जो बेल है वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन से कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हुए थे आपने बताना है। रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरजलाल, VN मिश्र, PL चक्रवर्ती। अर्थात इनमें से जो व्यक्ति जुड़े हुए थे उनसे संबंधित ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे RC अग्रवाल ये भी जुड़े हुए थे, हंसमुख धीरजलाल ये भी जुड़े हुए थे, VN मिश्र भी जुड़े हुए थे और PL चक्रवर्ती भी जुड़े हुए थे। तो सभी थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन है। यहाँ से 3 मुहरें मिली है जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है। यहाँ से पत्थर के बांध निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ मिली है। तो कौन सा कथन है जो सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 मुहरें मिली है जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है, यह कथन एकदम सही है। अन्य जो कथन है वो यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से मिले साक्ष्यों का चयन कीजिए। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं, पूजा की थाली, टेराकोटा से निर्मित बैल, 2 मुँहे का चूल्हा। तो इनमें से कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं जो आहड़ सभ्यता से मिली है। तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि यहाँ से तांबे की यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई है, पूजा की थाली प्राप्त हुई है, टेराकोटा से निर्मित बैल भी है और 2 मुँहे का चूल्हा भी है। यानी सभी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सही कथन नहीं है। तो यहाँ से संबंधित कथन है इससे 1978-69 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से पत्थर से निर्मित भवन मिले हैं। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मिश्र धातु के जो प्रमाण मिले हैं ये कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कीचक महल का संबंध किस स्थल से है। बैराठ, गणेश्वर, बालाथल, आहड़। तो कीचल महल का संबंध जो है वो बैराठ से है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैराठ से किस धातु की 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा। तो फ्रेंड्स बैराठ से जो है वो रजत की 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बालाथल सभ्यता के संबंध में निम्न पर विचार करें। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया, यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, यहाँ से हाथ से बने कपड़ों का टुकड़ा मिला है, यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का समाधान मिला है। तो बालाथल सभ्यता के संबंध में ये सभी कथन क्या है, सभी कथन सत्य है यहाँ पे। इस कारण ए ऑप्शन इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालाथल से लोहा गलाने की कितनी भट्टियाँ मिली है? 4, 1, 5, 7। तो फ्रेंड्स बालाथल से जो है 5 भट्टियाँ मिली थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे? GH ओझा, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक, DR भंडारकर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा GH ओझा, जिन्होंने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये इनका मत था। अगला है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या सोमेश्वर चौहान। तो पुष्कर में जो वराह मंदिर का निर्माण करवाया है पुष्कर में, तो वो किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। चंदेल, बंडानक, चालुक्य, गैडवाल। तो सबसे पहले जो है उन्होंने बंडानकों का दमन किया था, उसके बाद चंदेलों पर विजय प्राप्त की थी, और फिर चालुक्य, और उसके बाद गैडवाल। तो यहाँ पे 2, 1, 3, 4 सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसामी के अनुसार उलुग खां ने किस दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था? जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या झाइन दुर्ग। तो जो उलुग खां ने दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था वो था झाइन दुर्ग। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों से युद्ध करते हुए खिलजी सेना के किस सेनानायक को प्राण गंवाने पड़े थे? नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां या नाहर खां। तो यहाँ पे नाहर खां था, जो कि खिलजी सेना से संबंधित था और जिसने अपने प्राण गंवाए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक थे? कीर्तिपाल, लूम्बा, लक्ष्मण, समर सिंह। तो जालोर की जो चौहान शाखा थी उसकी स्थापना जो है वो कीर्तिपाल चौहान ने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का चौहान शासक था? जगमाल, अखेराज, सुल्तान का नरदेव। तो जगमाल भी नहीं हो सकता इसका आंसर, सुल्तान भी नहीं है, कानड़ देव भी नहीं है। अखेराज जो है वह खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का चौहान शासक था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा, बर सिंह हाड़ा या रतन सिंह हाड़ा। तो जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण जो है वो बर सिंह हाड़ा ने करवाया था। और एक तारागढ़ जो है वो कहाँ पे है? एक तारागढ़ अजमेर में भी है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अरावली का अरमान, ये सब उसके अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, मराठों का राजस्थान में पहली बार प्रवेश के समय बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह या राव बुद्ध सिंह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन 4। अगला है, वह शासक जो स्वयं को कृष्णदास कहता था? राव राम सिंह, राव अर्जुन सिंह, राव मुकुंद सिंह या राव भीम सिंह। तो फ्रेंड्स जो राव भीम सिंह है वह स्वयं को क्या कहते थे? कृष्ण का दास, यानी कृष्णदास। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मांगरोल बारां का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स मांगरोल बारां का जो युद्ध है वो झाला जालिम सिंह व महाराव किशोर सिंह के मध्य हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब प्रदान की थी? 1837, 1838, 1839 या 1836। तो झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने जो है वो 1838 में मान्यता प्रदान की थी।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर। तो कछवाहा शासकों की जो आरंभिक राजधानी थी वो दौसा थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानसिंह ने राज्याभिषेक बाद सर्वप्रथम किसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो राज्याभिषेक के बाद मानसिंह ने जो है वो गिदौर के जो पूर्णमल है उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। अगला है कवि बिहारी को किस शासक के दरबार में आश्रम प्रदान था? मतलब आश्रय प्राप्त था, इस प्रकार ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो मिर्जा जय सिंह, मानसिंह प्रथम, भगवंत दास या भारमल। तो यहाँ पे सीधा सा पूछा है कि कवि बिहारी जो है वो किसके दरबार में रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिर्जा जय सिंह। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला है 1734 में हुर्रा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों में सही सुमेलित नहीं है। जोधपुर के विजय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के दुर्जन सिंह, बूंदी के दलेल सिंह। तो हुर्रा सम्मेलन में भाग लेने वाले जो शासक हैं और जो उनमें सही सुमेलित नहीं है वो है जोधपुर के विजय सिंह। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कछवाहा शासक सवाई जय सिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। हुर्रा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता की, नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ सुदर्शन किले का निर्माण करवाया, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो वो हो जाएगा हुर्रा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता की। ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। अगला है मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा गठबंधन बनाया गया था विजय सिंह व प्रताप सिंह के द्वारा, अभय सिंह व ईश्वरी सिंह के द्वारा, विजय सिंह व सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा, विजय सिंह व ईश्वरी सिंह के द्वारा। तो मराठों के विरुद्ध जो राठौड़ कछवाहा गठबंधन किया गया था वो विजय सिंह व प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार कीजिए। चंदन राज, वाकपति राज, गुवक प्रथम और गोविंद तृतीय। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो आएगा वो हो जाएगा गुवक प्रथम, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हो जाएगा चंदन राज, और उसके बाद वाकपति राज, और उसके बाद गोविंद तृतीय। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था मूलराज, दुद्दा, लूणकरण या हर्राय। तो हर्राय वो शासक था जिसने नागौर दरबार में मुगल अधीनता को स्वीकार किया था। तो इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल ने, बदन सिंह ने, चूड़ामन ने या जवाहर सिंह ने। तो डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर शासक था ब्रिजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, जसवंत सिंह या जवाहर सिंह। तो जिसने नमक समझौता किया था, जो भरतपुर का शासक था, वह कौन था? तो वह जसवंत सिंह था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल, धर्मपाल द्वितीय, विजयपाल, मदन पाल। तो फ्रेंड्स गोपाल पाल था जिसने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य अनेक मदन मोहन मंदिर है, लेकिन करौली का यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा गया है, तो यहाँ पे गोपाल पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज, उत्पलराज, धंधुक, धारावर्ष। तो आबू का जो परमार वंश है उसका संस्थापक धूमराज था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है?
हरिश्चंद्र, रज्जिल, भोग भट्ट, नाग भट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रज्जिल ही था जो मंडोर के प्रत्याहार वंश की वंशावली जिससे शुरू होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? देवल, चाटसू, नीलकुंड या करडाय? तो यहाँ पे कौन कौन सा सही हो जाएगा, हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे इसमें पहला सही है देवल, और उसके अलावा जो है दूसरा गलत है यहाँ पे, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? नाग भट्ट प्रथम, भोज द्वितीय या नाग भट्ट द्वितीय? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है नाग भट्ट प्रथम, जिसे नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है। किसमें? तो वह है ग्वालियर प्रशस्ति में। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है 39 नंबर, प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसके समय ओसिया के मंदिर समूह का निर्माण हुआ। इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी कहते हैं। इसके दरबारी उद्योतन सूर्य ने कुवल्यमाला की रचना की। तो पूछा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसके दरबार को नागावलोक कहते थे, यह कथन सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, चंवर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? कौन से सिक्के? चंवर शाही, मारवाड़, करौली, टोंक, झालावाड़? ध्यान रखना, टोंक जो रियासत है वहाँ पे चंवर शाही सिक्के प्रचलित थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं नंबर 41, रावचंद्र सेन के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन करें। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर अधिकार किया। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ी जंगलों को अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी। रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे, और ये यहाँ पे इनका कूट दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जोधपुर में आना सागर का निर्माण करवाया था? आना सागर झील है, उसके बारे में पूछा है कि किसने करवाया था। अतिरंग दे, जसवंत दे, जसमा दे या फूला भटियाणी? तो फ्रेंड्स जो आना सागर है उसका निर्माण जो अतिरंग दे ने करवाया था। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाटन का युद्ध कब हुआ था? पाटन का युद्ध अगस्त 1787, जून 1787, अगस्त 1790, जून 1790? तो यहाँ पे पाटन का जो युद्ध है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जून 1790। जून 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, आवल बावल की संधि में मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा निर्धारण बिंदु रखा गया था। सोजत, सचियाय, मंडोर या भादराजून? तो आवल बावल की जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत जो क्षेत्र है कौन सा? सोजत का, सोजत यानी पाली। तो उस क्षेत्र को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का बिंदु रखा गया था, यानी सोजत के एक तरफ मेवाड़ है और दूसरी तरफ मारवाड़। अगला प्रश्न है नंबर 45, गिरीशमेल का युद्ध कब हुआ था? 1541, 1542, 1543 या 1544? तो फ्रेंड्स गिरीशमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? हीरालाल माहेश्वरी, पुरुषोत्तम मेनारिया, सुनीति कुमार चटर्जी, श्रीदेवरिया?
किस वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरुषोत्तम मेनारिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाषा से संबंधित। अगला है, नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 5 या 4? तो उन्होंने जो है राजस्थानी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया है। इस कारण इसका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धावड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? करौली, शाहपुरा, उदयपुर, किशनगढ़? तो फ्रेंड्स, उदयपुर में ही धावड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बोली का प्रयोग सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में मिलता है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती व मारवाड़ी प्रभाव भी है। यानी ये सब बातें जो है किस बोली से संबंधित हैं? मालवी, रागड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी? तो ये सब जो बातें हैं वो सब हाड़ौती बोली के बारे में हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था? पृथ्वीराज, टोडरमल, कवि बांकीदास, पंडित मंगतराम भारद्वाज? तो मुड़िया लिपि का आविष्कार जो है वो टोडरमल ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरामय राजस्थान अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का शुभारंभ 7 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से किया गया। इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या दोनों ही नहीं? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो अभियान है निरामय राजस्थान अभियान, तो कथन देखिए, कहा है कि अभियान की शुभारंभ जो है 7 अप्रैल को हुआ था। बिल्कुल सही है। और इसका संचालन जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 21 से 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन हेतु जयपुर में खालिस्तान आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कन्हैयालाल सेठिया साहित्य उत्सव, विजय दान देथा साहित्य उत्सव, सीताराम लाल साहित्य उत्सव, सूर्यमल मिश्रण साहित्य उत्सव? तो 21 से 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित जो आयोजन हुआ था वो कौन सा था? विजय दान देथा साहित्य उत्सव। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 13 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने रिकस्थान में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया था। जब उदयपुर, कोटा, बारां, बूंदी? तो ये कोटा में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा 25 योजना कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है योजना, दूसरी तरफ है संबंधित विभाग। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान पंचायती राज विभाग, लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग, अटल प्रगति पथ ग्रामीण विकास विभाग? तो जो कार्यक्रम है फ्लैगशिप योजना, तो पूछा है कि युग्म, तो इसमें से कितने युग्म सही है? तो पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 युग्म क्या इसमें से सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है और कौन सा असत्य है? सत्य कथनों पूछे गए हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य कथन है वो है एक तो ये बी और सी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? महिलाओं एवं बाल कल्याण
संबंधित समिति के अध्यक्ष था? किसके द्वारा की जा रही है? तो वो की जा रही है कल्पना चौधरी। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? तो ये पदक जीता था लक्षिता महलावत ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पखवाड़े का आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक किया गया। इस पखवाड़े के आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ए और बी, ये कथन भी सत्य है, यह भी सत्य है, यानी दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा राज्य की पहली पिंक पीएचसी का शुभारंभ कहाँ किया गया? खंडवा, झालावाड़, बिरमाणा, गंगानगर, कैथून, कोटा, सम, जैसलमेर। तो खंडवा, झालावाड़ है जहाँ से पिंक पीएचसी का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री आयुष्मान उत्तम ग्राम पंचायत योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य उत्तम ग्राम पंचायत योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, या मुख्यमंत्री आयुष्मान जन स्वास्थ्य योजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल को अजमेर में आयोजित स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान माला और अभिनंदन समारोह के दौरान मेवाड़ गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? कालीचरण सर्राफ, वासुदेव देवनानी, गुलाब चंद कटारिया, ओम बिड़ला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वासुदेव देवनानी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में गुवाहाटी असम में आयोजित 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 19 बालक वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? कनिका चौधरी, अवलोकित सिंह, रश्मि चौधरी, आशीष तिवारी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकित सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, HCM रीपा जयपुर में आयोजित लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के दौरान निविदा आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में नवाचार करने हेतु किसे व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रज्ञा केवल रमानी, सुनील कुमार बेनीवाल, डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, सुमन मालीवाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरज कुमार सिंह। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्मी क्यूलाइट खनिज के भंडार खोजे गए हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो जो वर्मी क्यूलाइट खनिज के भंडार खोजे गए हैं वह है अजमेर जिला। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 4 मार्च तक इनका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। इस मेले का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। तो कौन से कथन यहाँ पे सत्य है बताने हैं? तो जो कथन है एक, यह सत्य है, केवल ए, और ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संवेग बुद्धि का अवयव नहीं है? भावनाओं का प्रत्यक्षण, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना, संवेदी अनुभव। तो कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? वो नहीं है संवेदी अनुभव। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो व्यावहारिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, लेवल 2 बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि लब्धि। और दूसरी तरफ सूची 2 है जो
जिससे संबंधित ये मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। जैनसन, स्पीयरमैन, विलियम, स्टर्न, केटल, किससे संबंधित कौन सी बुद्धि है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइज बुद्धि है, क्रिस्टलाइज बुद्धि जो है वो केटल से संबंधित है। और दूसरा जो लेवल 2 बुद्धि है वह संबंधित है जैनसन से, और विशिष्ट योग्यता ये स्पीयरमैन से संबंधित है, और बुद्धि लब्धि विलियम स्टर्न से संबंधित है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों तथा आकृतियों द्वारा होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं। जो थर्स्टन द्वारा जो बुद्धि के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था वह शब्द था प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रतिबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? मेयर व सालोवे, डैनियल गोलमैन, विलियम मैकडूगल, चार्ल्स मॉरिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर एवं सालोवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझना। तो कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगी संवेगों की आत्म अवधारणा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का सहायक परीक्षण नहीं है जो उन्होंने स्वयं तैयार किया? चित्र निर्माण परीक्षण, पास अलोंग टेस्ट, तत्काल स्मृति, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। तो यहाँ पे पास अलोंग टेस्ट जो है ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का सहायक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सही नहीं है? बुद्धि का परिमार्जन एवं परिवर्तन संभव है। बुद्धि ज्ञान व स्मृति है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन व संचार करती है। तो कौन सा बुद्धि के संबंध में कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह बुद्धि ज्ञान व स्मृति है, ज्ञान व स्मृति है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 75वां क्वेश्चन था, बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, उक्त कथन है। बर्ट, स्टर्न, टर्मन और बीने। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है वो बर्ट का था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पूछा है, असत्य कथन है, प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, मंद बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, सीमांत मंद व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सीमांत मंद व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है, यह कथन जो है वो असत्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है, असुमेलित छांटिए। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैटल, त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड, त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे असुमेलित है। तो फ्रेंड्स जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था, ये सही है पहला, जबकि दूसरा जो है वो गलत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैटल के द्वारा नहीं दिया हुआ है। त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है और त्रितंत्रीय सिद्धांत ये स्टर्नबर्ग का है।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा चित्रकला में अच्छा है किंतु गणित में औसत ही निष्पादन कर पाता है। स्पीयरमैन के अनुसार यह किस कारक से समझ सकते हैं? भावनात्मक कारक, संवेगात्मक कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गणित में औसत ही निष्पादन कर पाता है, निष्पादन का मतलब कि वह गणित में जो क्या है अच्छा नहीं है, तो ये उसका कौन सा कारण हो सकता है या कैसे हम इसका निवारण कर पाएंगे? तो ये एक है विशिष्ट कारक। ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा गार्डनर के विचार की अनुपालना में स्थानीय बुद्धि में कुशल है। ऐसे बच्चे को भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहिए? बताइए। खिलाड़ी, कवि, आर्किटेक्ट, गणितज्ञ। तो गार्डनर के विचार की अनुपालना में स्थानीय बुद्धि में कुशल है, तो ऐसे बच्चे को किस में जाना चाहिए भाई? तो उसे आर्किटेक्ट में जाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। टर्मन ने किस बुद्धि को महत्वपूर्ण बताया? सामाजिक, अमूर्त, मूर्त या इनमें से कोई नहीं? तो टर्मन ने जो है अमूर्त बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 या 6 से 14? तो फ्रेंड्स आरटीई का जो अधिनियम है वो वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक को जोड़ा गया? 2012, 2017, 2019, 2021? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2012, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2(n) के तहत परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित है? समुचित सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन विद्यालय, विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यानी स्पेसिफिक कैटेगरी का विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है इसने पूछा था, तो ये सारे इसमें सही है, सारे सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है नंबर 84। आरटीई अधिनियम 2009 में समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8? तो ये जो है धारा 6 में उल्लेख है इसका, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है। समय पर पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, ये जो है उसका कर्तव्य नहीं है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पे जो सही है कथन वो एक तो ये पहला और एक दूसरा है, ये तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बालकों या बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा ECCE उपलब्ध कराने का उल्लेख है? धारा 10, धारा 12, धारा 11, धारा 9? तो यहाँ पे धारा 11 जो है वो उसमें उल्लेख है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना संबंधी प्रावधान आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है? धारा 15, धारा 16, धारा 14 या धारा 13? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 13, ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, जो कि है आरटीई अधिनियम 2009 की प्रावधानुसार सही सुमेलित नहीं है। यानी आरटीई अधिनियम 2009 है, उनके प्रावधान है, उनके अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। धारा 14 कहती है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत। धारा 15 प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना। धारा 18 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, विद्यालय विकास योजना। धारा 22। तो यहाँ पे सही जो सुमेलित नहीं है, किस धारा के अंदर कौन सी बात कही गई है, तो कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। धारा 18 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, ये सुमेलित नहीं है। जबकि धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का सबूत है, और 15 में प्रवेश के लिए इनकार नहीं कर सकते, और 22 में विद्यालय की विकास योजना है। अगला प्रश्न लेते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग, राज्य सलाहकार परिषद, समुचित सरकार। तो कौन है जो सक्षम है? तो फ्रेंड्स वो है समुचित सरकार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 91। वर्ष 2019 में किस धारा में किए गए संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान अंतर्विष्ट किया गया कि समुचित सरकार कक्षा 5 या 8 की पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है? धारा 38, धारा 13, धारा 16 या धारा 21? तो वो धारा थी धारा 16। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत मान्यता समाप्त किए जाने के बाद स्कूल चलाने पर जुर्माना होगा। कितना हो सकता है भाई? 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए या 30,000 रुपये। अर्थात किसी विद्यालय की मान्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे क्या है, उसमें स्कूल चलाया जा रहा है, क्लासेस संचालित की जा रही है। तो आरटीई अधिनियम की धारा जो 18 है वो जुर्माने का प्रावधान करती है। और कितना जुर्माना प्रावधान करती है? तो वो करती है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इस पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से कम कितने सदस्य बच्चों के माता पिता संरक्षकों में से कोई होंगे? तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई? आधे, 1/3, 2/3 या 3/4? तो फ्रेंड्स 3/4 सदस्यों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, या ये कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है एनसीईआरटी, एसआईईएमएटी, नीपा या एनसीटीई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीटीई, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा? कितने वर्ष? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है? 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, विधानसभा व संसदीय चुनाव, पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव। तो आरटीई अधिनियम की 2009 की धारा 27 जो है, तो उनमें कहा गया है कि जो जितने भी शिक्षक हैं उन्हें शैक्षणिक कार्यों में तो संलग्न होना ही होना है। उसके अलावा जो गैर शैक्षणिक कार्य है, गैर शैक्षणिक प्रयोजन के जितने भी कार्य हैं, उसमें भी उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। जैसे अभी हमने देखा था कि कोविड के टाइम में भी जो है जितने भी टीचर्स थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, घर घर पे मॉनिटरिंग, हर घर घर जाके मॉनिटरिंग करना,
इसके अलावा जो जनगणना होती है उस टाइम भी जो है इनकी भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है सरकारी टीचर्स की। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि हम चुनाव में भी देखते हैं, जनगणना में होता है, आपदा राहत में हमने कोविड के टाइम में देख लिया, विधानसभा और सभी जो चुनाव होते हैं उनमें भी उनकी ड्यूटी लगती है, पंचायती राज में तो लगती ही है, ये तो कन्फर्म है, सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 45, 29, 21A या 20? तो फ्रेंड्स 21A के तहत जो है 21A के तहत इसमें क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। यह अधिनियम भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित हुआ। इसे सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसे सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। ये कथन असत्य है RTE अधिनियम 2009 के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 के किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको पूरा किए जाने का प्रावधान है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? तो फ्रेंड्स ये जो है प्रावधान वो है अध्याय 5 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। RTE अधिनियम 2009 के धारा 7 के प्रावधानानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र शब्द से सम्मिलित नहीं है? पहल, इनोवेशन, अनुसंधान रिसर्च, क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग, संगठन निर्माण ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन निर्माण ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब तक 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट सेक्शन वहाँ पे जाएंगे तो आपको राज जीके ऐसे करके एक लिंक दिखाई देगा, तो उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? असुविधाग्रस्त समूह, निःशक्त बालक, बहुनिःशक्त बालक, दुर्बल वर्ग का बालक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा A और D, ऑप्शन 2, यानी कि असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग का छात्र। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लग रहा है मुझे, तो इसे आप अच्छे से याद करें। यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए? बताइए। क्योंकि जब पहली कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश लेगा तो उस समय वह 10 वर्ष का नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उम्र 5 वर्ष होती है। तो कक्षा 1 तो यहाँ पे इसका नहीं होगा, तो कक्षा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक 10 वर्ष का बालक जो है वो लगभग कक्षा 5 में ही होता है। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षणिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है? केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ तक, समुचित सरकार द्वारा तय विस्तारित समयावधि तक, विस्तारित समयावधि के पश्चात भी, सत्र की मध्यावधि परीक्षा से पूर्व तक? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्तारित समयावधि के पश्चात भी, यानी सरकार जो एक तारीख निर्धारित करती है उसके बाद भी जो है बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है।
एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का उपबंध करती है? धारा 16, धारा 17, धारा 19, धारा 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 17। धारा 17 के तहत जो है उस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 20 है, परंतु वहां केवल 14 शिक्षक ही कार्यरत या नियुक्त है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहां न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए? तो फ्रेंड्स धारा जो 26 है वो ये कहती है कि कोई भी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसमें 10% जितने भी स्वीकृत पद है उनके 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रहने चाहिए। तो इसने बताया कि 14 शिक्षक है और 20 का जो 10% है वो कितना होता है 2, यानी कि वहाँ पे 2 टीचर नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन वहाँ तो 14 ही है, तो वहाँ पे हमें 18 करना पड़ेगा। और 18 करने के लिए कितने शिक्षक और चाहिए? तो 4 शिक्षक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका परीक्षा उपागम से संबंधित नहीं है? एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक व सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को परीक्षा अधिगम हेतु अति प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियों एवं सुविधाएं प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, जो परीक्षा उपागम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ योजना के उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, क्रमिक स्पष्टता का सिद्धांत, चयन विभक्तिकरण का सिद्धांत, अवशोषण एकीकरण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मॉरिसन इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद, मानववाद, व्यवहारवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 5E निर्मितवादी उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हुए अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? खोज, व्याख्या, विस्तार या संलग्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ परीक्षा उपागम की एक सीमा है? यह मौखिक अधिगम को कम करता है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होते हैं, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है उसने अपनी समझ जो है वो किससे प्राप्त करी है? तो वो प्राप्त की है रचनावाद से, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण,
अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। निम्न में से गैगनॉन और कॉली के अनुसार ज्ञान निर्माण के तरीके हैं? शारीरिक रूप से निर्मित, सामाजिक रूप से निर्मित, प्रतीकात्मक रूप से निर्मित, सैद्धांतिक रूप से निर्मित। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये चारों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? गिनतारा अर्थात अबेकस, जियोबोर्ड, नंबर चार्ट और क्विजनर छड़ें। तो भिन्न की संकल्पना अगर हमें उसे पढ़ानी है तो उसके लिए जो है ये क्विजनर छड़ें जो है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। सबसे उपयुक्त यही रहेगी, क्विजनर छड़ें। किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री की अधिक उपयुक्त होगी? प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट, लाइन ग्राफ, मानचित्र यानी मैप और ग्लोब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसका वो है लाइन ग्राफ, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, शिक्षा सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, यह कौन सी गतिविधि हो जाएगी? तो यह ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से हार्डवेयर तकनीक में कौन सम्मिलित होता है? हार्डवेयर तकनीक में कौन सम्मिलित होता है? शामपट, ग्राफिक्स, प्रोजेक्टर या चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण परिस्थितियों में व्यक्तियों एवं समूह में विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? इसीडेंट, एडगर डेल, बर्टन, थर्ट व गैवरिच। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडगर डेल, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है? चलचित्र, ड्रामा, लिंग्वा फोन या कंप्यूटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग्वा फोन, ये दृश्य श्रव्य सामग्री में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है? बहुसंवेदी अनुभव, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर।
अगला प्रश्न, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है? श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, एपिस्कोप, रेडियो। तो जो प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है तो वह है ऑप्शन 3 एपिस्कोप। ये एक प्रक्षेपी सामग्री है। अगला प्रश्न है, रचनावादी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बालक द्वारा सक्रिय रूप से पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का हस्तांतरण व अर्जन किया जाता है। रचनावाद अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। रचनावादी अधिगम व्यक्तिपरक अधिगम है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे कथनों में से सत्य कथन कौन कौन से हैं? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ए, बी, सी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन 3 बी और सी। यहाँ पे कौन कौन से थे? रचनावाद वाला और रचनावादी अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? सोनोरन, एरिजोना, मोजावे, सिम्पसन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? जैवमंडल आगार और दूसरा है उनसे संबंधित राज्य। नोकदेव मेघालय, पन्ना उत्तर प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2 पन्ना। पन्ना ये उत्तर प्रदेश में नहीं है अभी। अगला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? एवरेस्ट, एटलस, यूराल या एंडीज। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 4। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ महाद्वीप है। तो कौन सा कहाँ पे है ये हमें इस तरह से मिलान करना है इस पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 का 3, 2, 4, 1। चलिए मिलान करते हैं। पहले में आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1। रॉकी है उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, यूराल यूरोप, एटलस अफ्रीका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? पैरागेनियम पठार, तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार, दक्कन का पठार। तो विश्व की छत जो कहलाता है वो है तिब्बत का पठार। अगला है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? घास के मैदान और संबंधित क्षेत्र। पंपास, डाउल्स, लानोस, प्रेरीज। तो इनसे संबंधित जो है सम्मिलित नहीं है तो वो कौन सा है? लानोस यूरोप ये वाला सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ऑप्शन 1। अगला है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण रखने वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा MP मध्य प्रदेश। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, एक सींग वाला गैंडा जो फेमस है वो कहाँ का है? तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क का है और ये असम में है। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थिति होती है। तो वस्तु स्थिति कहाँ होती है? जब वस्तु स्थिति फोकस बिंदु पर होती, फोकस बिंदु F पर होती है तब। महासागर में मछलियों का बड़ा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या है? मछलियाँ बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी के बीच संबंध है? कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा? तो वो हो जाएगा F = R/2। इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग नेत्र दोष के उपचार के लिए किया जाता है। कौन सा नेत्र दोष? जरा दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद या निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से
अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं होता? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में नहीं होता, अन्य में होता है। निम्नलिखित में से पारभासी वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, हल्का रंगीन पानी, साफ पानी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ पानी जो है वो पारभासी वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। प्रकाश की कण या प्रकृति को बताने वाला सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की कण या प्रकृति को बताता है? तो वो सिद्धांत है न्यूटन का सिद्धांत, लॉ ऑफ न्यूटन। प्रकाश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन 1 व कथन 2 दोनों क्या है? सत्य है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य बताए जा रहे हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे? तो वो कमी हो जाएगी 75%। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 यूनिट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है तो उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, पाई का मान का उपयोग करें। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर। यदि इसकी भुजाएं 25:17:12 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मैं सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है 9000 मीटर स्क्वायर। अगला है, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन 3, 123 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े से बड़े क्षेत्रफल का त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे r² सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस बाग की चौड़ाई कितने मीटर की है? 18, 14, 15, 16। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 16 मीटर उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और वीडियो मैं लेके आता रहूँ आपके लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप वो भी बता सकते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। तो चलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।